पिछले वीडियो में हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन के रूल्स को पढ़ा था और इस वीडियो में हम रे डायग्राम के हेल्प से ये समझेंगे कि स्फेरिकल मिरर में इमेज कैसे बनता है। ये टॉपिक पढ़ने से पहले आप एक प्लेन मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर लीजिए और दोनों मिरर से बने हुए इमेज को कंपेयर कीजिए कि ये किस तरह से एक दूसरे से सिमिलर हैं और किस तरह से ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ऑब्जर्व करने पर दोनों ही केसेस में ऑब्जेक्ट का इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट का इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है, जबकि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट का इमेज ऑब्जेक्ट के साइज का बनता है। चलिए हम समझते हैं कि जब हम कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखते हैं, तब हमारा इमेज कैसा बनेगा। किसी भी इमेज को बनाने के लिए हमें मिनिमम 2 रे की ज़रूरत पड़ती है। बस हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि वहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड हो। तो इस केस में हम एक रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करते हैं। अब ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये रे फोकस को क्रॉस करते हुए रिफ्लेक्ट होगी। अब सेकेंड रे के लिए हम एक ऐसी रे को चूज करते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर मिरर पर जाए। अब कोई रे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है तो उसी पाथ से रिफ्लेक्ट भी होती है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अब जहाँ पर ये दोनों रे आपस में इंटरसेक्ट हो रही है, वहीं पर हमारा इमेज बनता है। तो हम इस रे डायग्राम का ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होगा, ऑब्जेक्ट का इमेज हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बनेगा और इमेज इन्वर्टेड मीन्स उल्टा होगा और उसका साइज भी स्मॉल होगा, क्योंकि ये इमेज टू रिफ्लेक्टेड रे के रियल इंटरसेक्शन से बना है, इसलिए ये इमेज रियल इमेज भी होगा। सेकंड केस, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तब हमारा इमेज कहाँ बनेगा। तो इस केस में भी हम पिछले केस की तरह एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे और जब हम किसी रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते हैं तो वह फोकस से होकर क्रॉस करती है, तो फोकस को रे क्रॉस कर गई। अब सेकेंड रे के लिए हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास तो कर नहीं सकते हैं पिछले केस की तरह, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट खुद सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। तो इसलिए इस केस में हम सेकेंड रे को फोकस से क्रॉस करेंगे और जब हम किसी रे को फोकस से क्रॉस करते हैं तो उससे जो रे रिफ्लेक्ट होती है वो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके वापस चली जाती है। तो ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर वापस चली गई। अब हमारे ऑब्जेक्ट का इमेज उस पोजीशन पर बनेगा जहाँ पर ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपस में इंटरसेक्ट करती है। जब हम ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएंगे तो हम पाएंगे कि ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पर इस तरह से बनेगा। इस पूरे रे डायग्राम का कंक्लूजन ये है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनता है और ऑब्जेक्ट का इमेज इन्वर्टेड मीन्स उल्टा होगा और इमेज का साइज भी सेम होता है और रियल इमेज बनता है। थर्ड केस, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं तो इस केस में भी हम एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे और फिर से वो रे फोकस को क्रॉस करेगी और सेकंड रे के लिए इस केस में भी हम फोकस को क्रॉस करके सेकंड रे को ले सकते हैं। तो हम इस केस में रे को फोकस से क्रॉस कराएंगे और सेकंड रे रिफ्लेक्ट होकर कुछ इस तरह से फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे को क्रॉस करेगी और हमारा इमेज यहाँ पर बनेगा। इस केस में हम देख सकते हैं कि हमारे इमेज का साइज
ऑब्जेक्ट से बड़ा है। इमेज रियल है क्योंकि रियल इंटरसेक्शन से हमारा इमेज बना है और इन्वर्टेड है। और जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं तो हमारा इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनता है। जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये फर्स्ट वाले केस का बिल्कुल उल्टा है। फर्स्ट वाले केस में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा था और हमारा इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बना था। और इस केस में हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है और हमारा इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बना है। इस केस में हम किसी ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के फोकस पर रखते हैं। इस केस में भी हम एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे जो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से क्रॉस करेगी। सेकेंड रे के लिए हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे को क्रॉस कर सकते हैं, तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से सेकेंड रे क्रॉस किए और जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करती है तब वे उसी पाथ से या रास्ते से वापस चली जाती है। जब हम इस रे डायग्राम को ऑब्जर्व करेंगे तो हम पाएंगे कि ये रे तो पैरेलल हो गई। क्योंकि ये रे पैरेलल हो गई तो ये रे कहीं मीट होंगी ही नहीं। इसलिए हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट का इमेज बहुत बहुत दूर बनेगा और इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा होगा क्योंकि इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा। और आपको रे डायग्राम को देखकर ऐसा लग रहा होगा कि ये दोनों रे मिरर के नीचे वाले सेक्शन में इंटरसेक्ट करेंगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इमेज इन्वर्टेड होगा और जब रे इन्फिनिटी पर इंटरसेक्ट करेंगी तब एक रियल इमेज बनेगा। अगर इस केस को उल्टा कर दें, मीन्स ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रख दें, तब हमारा इमेज फोकस पर बनेगा। फिफ्थ केस में हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच रखते हैं, तो इसमें भी फर्स्ट रे सभी केसेस की तरह सेम है। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम इस केस में भी ले जाएंगे और फोकस से ये रे क्रॉस हो जाएगी। सेकेंड रे के लिए हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे को पास करेंगे और जब आप देखेंगे तो पाएंगे ये दोनों रे कहीं मीट ही नहीं कर रही हैं। लेकिन जब हम इन दोनों रे को मिरर के राइट साइड में प्रोड्यूस करेंगे तब हम पाएंगे कि ये रे यहाँ पर कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हमारा इमेज यहाँ बनेगा। क्योंकि इस बार जो हमारा इमेज बना है वो वर्चुअल इंटरसेक्शन से बना है, इसलिए हमारा इमेज वर्चुअल इमेज होगा। और रे डायग्राम को देखकर हम ये कह सकते हैं कि हमारा इमेज इरेक्ट मीन सीधा होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा और मिरर के राइट साइड या पोल के पीछे बनेगा। अब इस केस में हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर के हर केस में हमारे ऑब्जेक्ट का इमेज पोल और फोकस के बीच में बनता है और ऑब्जेक्ट से इमेज हमेशा छोटा बनता है। पिछले सभी केसेस की तरह इस केस में भी हमें इमेज के लिए दो रे की ज़रूरत पड़ेगी। पहला रे हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे क्योंकि ये मिरर कॉन्वेक्स मिरर है। ये लाइट को कन्वर्ज करने के जगह डाइवर्ज करेगी और हमें ऐसा लगेगा कि लाइट फोकस को क्रॉस कर रही है। सेकेंड रे को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर टारगेट करके ड्रॉ करेंगे। जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है वे अपने पाथ से बिना डेविएट हुए वापस आ जाती है। और अगर हम इन दोनों रिफ्लेक्टेड रे को मिरर के पीछे प्रोड्यूस करें तो हमें कुछ ऐसा इंटरसेक्शन दिखाई देगा और ये दोनों रे जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर हमारा इमेज बनेगा। क्योंकि हमारा इमेज वर्चुअल इंटरसेक्शन से बना है इसलिए हमारा इमेज वर्चुअल होगा। इस रे डायग्राम को देखकर
हम ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। हम अपने डेली लाइफ में स्फेरिकल मिरर का कई जगह यूज़ करते हैं। डॉक्टर के द्वारा यूज़ किए जाने वाले हेडलैम्प में भी स्फेरिकल मिरर का यूज़ होता है, जो कि लाइट को एक जगह फोकस करने में हेल्प करती है। डेंटिस्ट के पास एक डिवाइस होता है जिसमें कॉनकेव मिरर होता है, जिससे वो दांतों के बीच में आसानी से देख सकते हैं। क्योंकि मिरर कॉनकेव होता है, इसलिए वो इमेज को बड़ा बनाता है। कॉनकेव मिरर का यूज टॉर्च में रिफ्लेक्टर के तौर पर किया जाता है। गाड़ियों में कॉन्वेक्स मिरर को हम रियर व्यू मिरर के तौर पर यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज छोटा बनता है, इसलिए हमें ज़्यादा व्यू एरिया मिलता है। और स्फेरिकल मिरर का यूज़ टेलीस्कोप और पेरिस्कोप में भी किया जाता है। टेलीस्कोप एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसका यूज़ करके हम दूर की चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं, और पेरिस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम दो मिरर का यूज़ करते हैं। एक मिरर ऊपर लगा होता है और दूसरा मिरर नीचे लगा होता है, और ऊपर वाले मिरर से लाइट इंटर करके नीचे वाले मिरर में जाती है, और हम नीचे वाले मिरर का यूज़ करके ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। इसका यूज़ जनरली समुद्र में, ओशन में बड़ी बड़ी जहाज़ों के द्वारा दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा, जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं वो ऑप्थेल्मोस्कोप का यूज़ करते हैं। इसमें एक कॉनकेव मिरर होता है और एक छोटा सा होल इसके सेंटर में होता है। कॉनकेव मिरर के हेल्प से लाइट के बीच में बीम को एक जगह पर कन्वर्ज किया जाता है, और लाइट आसानी से ऑप्थेल्मोस्कोप में बने एक होल से पेशेंट के रेटिना में चली जाती है।